Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज का वीडियो लेक्चर मैं CUET एग्जाम के लिए बना रही हूँ ताकि आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सके और अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सके। देखो, जो साइकोलॉजी डोमेन है इसका चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो मैंने आपकी NCERT बुक से टॉप 25 क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं इस चैप्टर में से, जो MCQ सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो, जो ये टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इन टॉप 25 क्वेश्चंस में मैंने पूरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चैप्टर कवर कर लिया है। तो आप पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन लिजर्ड इज मूविंग ऑन द वॉल, श्वेता डज नॉट एंटर इन द रूम, शी इज सफरिंग फ्रॉम सोशल फोबिया, एगोराफोबिया, स्पेसिफिक फोबिया और नन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि श्वेता जब रूम में छिपकली को दीवार पर चलते हुए देखती है तो वो उस रूम में एंटर नहीं करती। क्यों एंटर नहीं करती? क्योंकि उसको स्पेसिफिक फोबिया है। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल को इंटेंस फियर होता है, इररेशनल फियर होता है सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल से। तो यहाँ पर श्वेता को फियर है लिजर्ड से, वो लिजर्ड से डरती है, उसको लिजर्ड का स्पेसिफिक फोबिया है। जब वो लिजर्ड को देखती है वॉल पर मूव करते हुए तो वो कमरे में एंटर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहित इज मेंटली इल बट हेजिटेट्स टू कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट because he is ashamed of his problem due to such wrong belief. This is known as maladaptive, stigma, कल्चर और नन। देखो, रोहित को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मेंटली इल है, लेकिन वो हेजिटेट करता है डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के लिए। क्यों वो हेजिटेट करता है? क्योंकि आज भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, मेंटली इलनेस को पागलपन कंसीडर किया जाता है। तो उसे अशेम्ड फील होता है अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर। इस वजह से वो डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से और इवन अपने रिलेटिव से भी इस प्रॉब्लम को हाइड करता है। इस रॉन्ग बिलीफ को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं स्टिग्मा के नाम से। स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं कलंक। आज भी हमारी सोसाइटी में मेंटली इलनेस को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक तरह से कलंक के रूप में माना जाता है। इस वजह से जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है वो अशेम्ड फील करता है, वो हेजिटेट करता है डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस इज नोन एज डीपर्सनलाइजेशन, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव एमनीजिया और आइडेंटिटी डिसऑर्डर। देखो, जब इंडिविजुअल की एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी का लॉस होता है तो इसे हम कहते हैं डिसोसिएटिव एमनीजिया। डिसोसिएटिव एमनीजिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स, स्पेसिफिक प्लेसेस और स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कंप्लीटली भूल जाता है। एक्सटेंसिव का मतलब हुआ पूरी तरह से भूल जाता है, लेकिन उसका सेलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, यानी वो सारी इवेंट्स के बारे में नहीं भूलता, वो कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में ही भूलता है, स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में ही भूलता है और स्पेसिफिक पर्सन के बारे में वो कंप्लीटली भूल जाता है, उन्हें वो रिकॉल नहीं कर पाता। इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिसोसिएटिव एमनेसिया। Next question is, Ishan is schizophrenic. He believes that he is a king. He is having delusion of control, reference, grandeur और persecution. देखो, ईशान को स्कीजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, वो एक स्कीजोफ्रेनिक है। वो क्या सोचता है कि वो एक राजा है,
यानी वो अपने आप को स्पेशली एम्पावर्ड फील करता है, तो उसे किस तरह का डिल्यूजन है? उसे डिल्यूजन है ग्रैंड्योर का। इस डिल्यूजन में क्या होता है कि पर्सन अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से, किसी राजा से कम नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो उसे होता है डिल्यूजन ऑफ a grandeur. Next question is, Kunal's teacher usually complains that he does not listen, cannot concentrate, does not follow instructions and does not finish assignments on time. He seems to be hyperactive, inattentive, impulsive or none. देखो, कुणाल की टीचर की यूजुअली कंप्लेन होती है कि कुणाल बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करता है स्टडीज पर, वो टीचर की बात बिल्कुल नहीं सुनता है, ना ही टीचर के इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है। जो भी टीचर उसे होमवर्क देती है, असाइनमेंट्स देती है, उसे कभी वो टाइम पर कंप्लीट नहीं करता। तो वो क्या है? वो है इनअटेंटिव। देखो, इनअटेंटिव वो बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जल्दी वो भूल जाते हैं, वो कभी भी किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं करते, ना ही वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और ना ही दिए हुए असाइनमेंट्स को वो टाइम पर कंप्लीट करते हैं। इसे हम कहते हैं इनअटेंटिव। ये ADHD का एक फीचर है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनअटेंशन ADHD का एक फीचर है। Next question is, which of the following is not the characteristic of psychological disorder? Dangerous, deviant, disturbing और dysfunctional? तो इसका आंसर होगा disturbing। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का disturbing कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, ये होता है distressing। तो इस तरह से ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के। 4 Ds आती हैं इसमें, डेंजरस, डेविएंट, डिस्ट्रेसिंग और dysfunctional. Next question is, Aniket screams through severe tantrums when his father asks him to go to school. He is suffering from SAD, ADHD, ODD और none. देखो, अनिकेत बहुत बुरी तरह से रोता है, चिल्लाता है, वो सीवियर टेंट्रम्स दिखाता है, यानी वो ड्रामे करता है, जमीन पर मुक्के मारता है, अपना सर दीवार से पटकता है। तो इस तरह से वो बहुत ड्रामे करता है जब उसके फादर उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं। तो उसे क्या प्रॉब्लम है? उसे एसएडी की प्रॉब्लम है। एसएडी की फुल फॉर्म होती है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग होने में डरता है, वो हमेशा उन्हीं के साथ चिपका रहता है, वो नई सिचुएशन में जाने से घबराता है। तो यहाँ अनिकेत को डर है कि जब वो स्कूल जाएगा तो वहां उसे पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, इस वजह से वो सीवियर टेंट्रम्स थ्रो करता है, रोता और चिल्लाता है। तो उसे प्रॉब्लम है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की। Next question is, Sneha is at high risk of developing anxiety as she is biologically predisposed to develop this disorder. Identify abnormal behavior. Behavior model, Dathis stress model, cognitive model और socio-cultural model. देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि स्नेहा को हाई रिस्क है एंजाइटी डेवलप होने के। क्यों उसको हाई रिस्क है? क्योंकि वो बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज्ड है एंजाइटी डेवलप करने में। उसको एंजाइटी डिसऑर्डर जो ये डिफेक्ट है, ये इनहेरिट हुआ है उसके पेरेंट्स से। तो वो प्रीडिस्पोज्ड है, यानी उसको एंजाइटी डेवलप करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर स्ट्रेसर आ जाता है तो वो बहुत जल्दी एंजाइटी डेवलप कर सकती है, क्योंकि उसे एंजाइटी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है। उसकी मदर या फादर किसी को एंजाइटी है जो उसको बायोलॉजिकली इनहेरिट हुई है, यानी उसके ब्लड में ही ये डिफेक्ट है, ये एबनॉर्मलिटी है। और अगर कोई स्ट्रेसर एक्सपोज हो जाता है एंजाइटी को डेवलप करने के लिए, तो वो बहुत जल्दी एंजाइटी को डेवलप कर जाएगी। तो इस एबनॉर्मल बिहेवियर को हम कहते हैं डायाथिसिस स्ट्रेस मॉडल। Next question is, an unexpected travel away from home or workplaces, depersonalization, dissociative fugue, dissociative amnesia और depression.
देखो अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल का मतलब क्या हुआ कि पर्सन अचानक ही गायब हो जाता है। कहाँ से गायब होता है? या तो वो घर से ही अचानक चला जाता है या अपने वर्क प्लेस से जहां वो काम करने गया था वहां वो अचानक से कहीं चला जाता है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। देखो डिसोसिएटिव फ्यूग ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन अचानक अपने घर से या वर्क प्लेस से गायब हो जाता है, नई जगह वो जाता है, पुरानी आइडेंटिटी को वो रिकॉल नहीं कर पाता, नई जगह पर वो अपना नया नाम रखता है, नया काम शुरू करता है, नए फ्रेंड्स बनाता है। और जब फ्यूग का पीरियड खत्म हो जाता है, जब वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी में आता है, तो फ्यूग के दौरान उसके साथ क्या हुआ था ये सब वो भूल जाता है और पुरानी आइडेंटिटी में वो वापस आ जाता है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। Next question is, Rohan eats excessive amount of food then purges body of food by using medicines like laxatives. Identify disorder: binge eating, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और नन। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ रोहन भूख से ज्यादा खाना खाता है, एक्सेसिव ईटिंग करता है, बाद में उस खाने को वो बाहर निकाल देता है। पर्जेस बॉडी ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ कि एक्सेसिव खाने को वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालता है या फिर वो लूज मोशन की टैबलेट लेता है जैसे लैक्सेटिव्स। तो जब वो इस तरह की प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पर करता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन भूख से ज्यादा खाना खाता है और खाना खाने के बाद वॉमिटिंग और लूज मोशन की टैबलेट से उस खाने को बाहर निकाल देता है। क्लियर? Next question is, Vinay finds it difficult to start or finish any course of action. He is socially withdrawn and is busy in his own ideas and fantasies. Identify disorder. Flat affect, allogia, evolution और blunted affect. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि विनय ना तो किसी काम को शुरू करता है और अगर गलती से वो शुरू कर देता है तो उस काम को वो टाइम पर फिनिश नहीं करता। वो सोशली विड्रॉन है, यानी वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, उसका किसी से कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, हमेशा वो बिजी रहता है अपने ओन आइडियाज और फैंटेसीज में, अनरियल वर्ल्ड में वो बिजी रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन देखो ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक नेगेटिव सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि पर्सन अपने ही आइडियाज में, अपनी ही फैंटेसीज में, अनरियल वर्ल्ड में बिजी रहते हैं। वो किसी काम को ना शुरू करते हैं और अगर वो गलती से शुरू कर देते हैं तो उस कोर्स ऑफ एक्शन को वो टाइम पर कंप्लीट नहीं करते। सोशली विड्रॉन का मतलब क्या हुआ कि वो आइसोलेटेड रहते हैं, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, एकांत में रहना ही वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवांश हैज डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड communication. He has limited range of interest and prefers to have fixed routine. He is suffering from allogia, autism, flat affect और conduct disorder. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि शिवांश को प्रॉब्लम है कम्युनिकेट करने में, सोशली इंटरेक्ट करने में, लोगों के साथ वो बातचीत नहीं करता है। ये जो बच्चा है रिस्पोंड भी नहीं करता है, अगर उससे कोई बातचीत करता है तो वो उन्हें जवाब नहीं देता क्योंकि उसको डिफिकल्टी है, इम्पेयरमेंट है, उसे एबनॉर्मेलिटी है सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। उसके लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट है, यानी वो ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसके नैरो इंटरेस्ट है और उसका फिक्स रूटीन होता है, एक काम को ही वो बार बार रिपीट करता है। तो इस डिसऑर्डर का नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चों को कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट होता है, सोशल इंटरेक्शन की एबनॉर्मेलिटी होती है, वो रिस्पोंड नहीं करते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, उनकी स्पीच भी अच्छे से डेवलप नहीं होती है, उनके नैरो इंटरेस्ट होते हैं, यानी बहुत लिमिटेड चीजें वो पसंद करते हैं और उनके जो काम होते हैं वो फिक्स रूटीन बेसिस के होते हैं, एक ही एक्टिविटी को वो बार बार रिपीट करते हैं। Next question is, Ritika is sitting in an upright position in a chair
looking out of the window for hours together. Identify disorder. Catatonic rigidity, catatonic stupor, catatonic posturing और none. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि रितिका अपराइट पोजीशन में बहुत देर से चेयर पर बैठी हुई है और बाहर विंडो की तरफ वो लगातार कई घंटों से देख रही है। तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये डिसऑर्डर है कैटाटोनिक रिजिडिटी। देखो ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक साइकोमोटर सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि पर्सन इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, वो स्टैचू की तरह से बन जाता है, ना ज्यादा हिलता डुलता है ना वो रिस्पोंड करता है। ये होता है किसी शॉक की वजह से या किसी सीरियस इलनेस की वजह से। तो रितिका को भी या तो कोई शॉक लगा होगा या इसको कोई सीरियस इलनेस होगी जिस वजह से वो चेयर पर अपराइट पोजीशन में घंटों बैठी हुई है और खिड़की से बाहर देख रही है। तो ये डिसऑर्डर होता है कैटाटोनिक रिजिडिटी। Next question is, Mohit is usually euphoric, very talkative, restless and extremely active. He is suffering from depression, mania, aggression or none. देखो यूफोरिक का मतलब क्या है? एक्सेजरेटेड। यूफोरिक का मतलब है ओवर एक्साइटेड। वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा बोलता ही रहता है, चुप होता ही नहीं है। वो रेस्टलेस रहता है और एक्सट्रीमली एक्टिव होता है, यानी वो हमेशा काम ही करता रहता है। तो उसे क्या प्रॉब्लम है? ही इज सफरिंग फ्रॉम मैनिया। देखो जब मैनिया का अटैक आता है तो पर्सन क्रेजी हो जाता है, एक्सेजरेटेड हो जाता है, रेस्टलेस वो फील करता है, वो ओवर टॉकेटिव हो जाता है, हमेशा वो एक्सट्रीमली एक्टिव होता है। तो मोहित इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मैनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिमूविंग द इविल स्पिरिट दैट resides in individual through counter magic or prayer is still commonly used is known as exorcism, सुपरनैचुरल, मैजिकल और नन। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि इसमें झाड़ फूक से जो ओझा होता है, शमन होता है, वो भूत प्रेत को निकालता है, डेविल को निकालता है। काउंटर मैजिक का मतलब होता है जादू टोना करके, झाड़ फूक करके, प्रेयर करके जो शमन होता है वो उस इविल स्पिरिट को निकालता है। तो इसे हम कहते हैं एक्सोर्सिज्म। Next question is, Smita is preoccupied with her bodily symptom without any medical condition, is suffering from conversion disorder, illness, anxiety disorder, somatic symptom disorder और none. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि स्मिता को कोई सीरियस इलनेस नहीं है, मेडिकल कंडीशन नहीं है, सिर्फ बॉडी रिलेटेड सिम्टम है, उन्हें लेकर ही वो प्री ऑक्यूपाइड रहती है, बेचैन रहती है। तो वो किस चीज से सफर कर रही है? वो सफर कर रही है सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर से। देखो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन को सिर्फ बॉडी रिलेटेड सिम्टम होते हैं, उसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती है, सीरियस इलनेस नहीं होती है। फिर भी पर्सन फ्रीक्वेंट विजिट करता है डॉक्टर के पास, बार बार अपनी प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर को बताता है, जो उसे पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, बार बार डॉक्टर को वो बताता है, तो उसे होता है सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rocky is stubborn, disobedient and hostile in behavior towards his parents and teachers. He is suffering from depression, ODD, SAD और conduct disorder. देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि रॉकी का जो बिहेवियर है वो एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत डिसोबीडियंट है, वो हॉस्टाइल है यानी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उसका बिहेवियर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो वो किस चीज से सफर कर रहा है? वो सफर कर रहा है ओडीडी से। ओडीडी की फुल फॉर्म होती है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। डेफिएंट डिसऑर्डर, उसे ओडीडी की प्रॉब्लम है, इस वजह से उसका हॉस्टाइल बिहेवियर है टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। Next question is, Vinita usually tastes sour when she eats sweets like barfi or other sweetmeats. Identify type of hallucination: auditory, tactile,
olfactory और gustatory। देखो विनीता जब भी कोई मिठाई खाती है, जैसे वो बर्फी खा रही है, गुलाब जामुन खा रही है या और कोई मिठाई खा रही है, तो उसको हमेशा उसमें खट्टा टेस्ट आता है। तो विनीता को क्या प्रॉब्लम है? विनीता को गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन है। देखो गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि फूड और ड्रिंक्स के स्ट्रेंज टेस्ट हो जाते हैं। तो विनीता के साथ भी यही प्रॉब्लम है, वो खा तो बर्फी रही है लेकिन उसको नींबू जैसा टेस्ट महसूस हो रहा है, उसमें वो खट्टापन फील कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rajat is dominating and bullying others without provocation. Which aggression he is showing? Physical, hostile, proactive और verbal? देखो रजत बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग यानी वो बहुत ज्यादा कमांडिंग है, कंट्रोलिंग है, दूसरों पर वो कंट्रोल करना चाहता है। वो बहुत ज्यादा बुलिंग है। बुलिंग का मतलब होता है दूसरों को डरा धमका के अपना काम करवाना। तो उसको किस तरह का एग्रेशन है? उसे एग्रेशन है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव एग्रेशन में यही होता है कि पर्सन दूसरों को डोमिनेट करता है, दूसरों को बुलिंग करके वो अपना काम निकलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Riya always fears whenever she has to enter in some new or unfamiliar situation. Identify phobic disorder. Social phobia, agoraphobia, specific phobia और none. देखो जब भी रिया किसी नई सिचुएशन में एंटर करती है या अननोन सिचुएशन में जाती है तो वो हमेशा डरती है। तो उसे किस तरह का फोबिया है? उसे है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया में क्या होता है कि हम हमेशा नई सिचुएशन में जाने से डरते हैं क्योंकि हम वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाते। जो भी अनफेमिलियर सिचुएशन होती है, अननोन लोग होते हैं, उनसे हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसे हम कहते हैं अगोराफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Meena believes that someone is planning or trying to harm or kill her. She is suffering from delusion of control, delusion of persecution, delusion of reference और delusion of grandeur. देखो मीना का एक फॉल्स बिलीफ है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है कि उसे नुकसान पहुंचाए। तो उसे किस चीज का डिल्यूजन है? उसे है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है कि हमें एक झूठा वहम हो जाता है, हमें एक फॉल्स बिलीफ हो जाता है कि कोई हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें बदनाम करना चाहता है, हमें मारना चाहता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। Next question is when unpleasant, unwanted and shameful thoughts that keeps coming to mind despite person's efforts to resist it. It is known as obsession, compulsion, anxiety और none. देखो जब पर्सन के माइंड में ऐसी थॉट्स आती है जो अनप्लेजेंट होती है, अनवांटेड होती है और शेमफुल होती है, पर्सन उन थॉट को आने से नहीं रोक सकता, वो रेजिस्ट करता है लेकिन उसका उन थॉट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसे हम कहते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन का अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, उसके माइंड में गलत गलत थॉट्स आती है जिन्हें वो चाहता नहीं है, जैसे सेक्सुअल थॉट्स आ रही हैं, एग्रेसिव थॉट्स आ रही हैं। वास्तव में वो पर्सन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है लेकिन उसका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ऑब्सेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a neurodevelopmental disorder? ODD, SAD, ADHD और conduct disorder. तो SAD इसका राइट आंसर है क्योंकि separation anxiety disorder ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमेश washes his hands again and again even if they are completely clean. He is suffering from which disorder? PTSD, कंपल्सिव, ऑब्सेसिव और डिप्रेशन। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि रमेश अपने हाथ बार बार धो रहा है, उसे पता है ये यूजलेस वर्क है, उसके हाथ बिल्कुल क्लीन है, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे कंपल्सिव डिसऑर्डर है।
कंपल्सिव डिसऑर्डर में यही होता है कि पर्सन एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है, उसको ये भी पता होता है कि जो मैं रिपीटिशन कर रहा हूं ये यूजलेस है, लेकिन उसका उस एक्टिविटी पर, उस रिपीटिशन पर, उस एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये होता है कंपल्सिव डिसऑर्डर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, which official manual description of main clinical features or symptoms of each disorder associated with diagnostic guidelines? ICD-10, DSM-5, WHO और none। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऐसा ऑफिशियल मैनुअल है जिसमें हर डिसऑर्डर से रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स और गाइडलाइंस डिस्क्राइब की गई है। तो इसका आंसर है ICD-10। ICD-10 ये ऐसा मैनुअल है जिसमें हर डिसऑर्डर के फीचर्स, उनके सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। क्लियर? होपफुली ये 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आपके एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।